गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको वायरस के बारे में बताया था। वायरस के बाद कुछ और पार्टिकल हैं जो वायरस के ही होते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका है वायरॉइड्स। ठीक है, वायरॉइड्स। देखिए, ये जितनी वायरस और ये जो मैं आपको वायरॉइड्स पढ़ा रही हूँ, ये किंगडम मोनेरा में नहीं रखी गई हैं। इन्हें विटेकर ने कहीं भी स्थान नहीं दिया है। ठीक है, तो ये जो वायरॉइड्स होते हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन करने वाले सबसे छोटे पार्टिकल, इनको पैथोजन इनको बोला जाता है। ये सबसे छोटे रोगाणु। ठीक है, सबसे छोटे रोगाणु, यानी ये विषाणु से भी छोटे होते हैं। ठीक है, उनका नाम है वायरॉइड्स। अब इसके अंदर सबसे छोटे जो रोगाणु है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में केवल और केवल एक आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए होता है कैसा? वृत्ताकार एक श्रृंखला वाला आरएनए। ठीक है, वृत्ताकार एक श्रृंखला वाला आरएनए। आपको ये बात याद रखनी है कि वायरॉइड्स क्या है? एक वृत्ताकार एक श्रृंखला वाला आरएनए है। ये सबसे छोटा रोगाणु है। और इसकी खोज कब हुई? जब आलू में एक डिजीज़ हो गई थी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। उसके दौरान जो है, उसमें जब देखा गया तो उसमें न तो जीवाणु मिला न विषाणु मिला, बल्कि उसमें एक नया ही हमें पार्टिकल मिला, हमें एक अलग ही चीज़ मिली जिसे हमने वायरॉइड्स बोला। और कौन सा डिजीज़ के दौरान ये मिला हमें? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, वायरॉइड्स के बाद अगला एक और हमारे पास रोगजनक चीज़ है, रोगाणु है, जिसे हम प्रायॉन्स कह देते हैं। ठीक है, PRON, प्रायॉन। तो ये भी एक क्या है? रोग कारक एजेंट। ठीक है, और अगर इसकी संरचना के बारे में हम बात करें तो उसमें केवल और केवल प्रोटीन पाई जाती है। इसकी संरचना में क्या होता है? केवल प्रोटीन। यह प्रोटीन से बना है, केवल यह प्रोटीन से बना रोगजनक कारक है। ठीक है, और ये जो प्रायॉन्स होता है ये मैमल्स में या एनिमल्स में जो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ पैदा करता है। न्यूरो डिजेनरेटिंग। ठीक है, एनिमल्स में न्यूरो हम बोलते हैं तंत्रिका को, तो तंत्रिकाओं को ये नष्ट कर देता है। एनिमल्स में यह न्यूरो डिजेनरेटिंग रेटिव डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, या आप लिख सकते हो तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो ये जो तीन हमारे थे, वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स, ये हम जो हमने विटेकर हम पढ़ रहे हैं उसमें इनको कहीं नहीं रखा गया है, लेकिन क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारी लाइफ को प्रभावित भी करते हैं, इसलिए हमने इनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा जो किंगडम है वो मैंने आपको ये चार्ट दिया था। इसमें हमारा दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम किसे रखते हैं? देखिए, जितने भी जंतु या जीवधारी हैं, जितने में भी जीवन है, उसमें से अगर आप इसमें प्रोटिस्टा में किसी रखना चाहते हैं तो वो कौन होंगे? आपके यूकैरियोटिक। ठीक है, अब यूकैरियोटिक तो सारे ही एनिमल्स हैं, सारे जीव यूकैरियोटिक हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो हमने अलग करके रख दिया किंगडम मोनेरा में। इसमें कौन से यूकैरियोटिक आएंगे? जो यूनिसेलुलर हैं। कैसे हैं? यूनिसेलुलर।
ठीक है। और इस किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी जीव हैं वो प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं, ठीक है। तो ये किंगडम पहले नहीं था, लेकिन बाद में प्लांट में भी कुछ हमें यूनिसेलुलर मिले, हमें कवक में भी कुछ यूनिसेलुलर मिले, तो उनको अलग अलग करके हमने इसमें रखा है। अब हम इसकी स्टडी करेंगे कि इसको किस रूप से बांटा गया है। देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा को हम 3 भागों में बांट देते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, यानी इनके पोषण के आधार पर हम प्रोटिस्टा को बांट देते हैं, ठीक है। पहले में हम रखते हैं फोटोसिंथेटिक। कौन सा रखते हैं? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषी, ठीक है। फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी। अब जो प्रकाश संश्लेषी होंगे तो वो कैसे होंगे? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो उनको हम तीसरा नाम क्या दे सकते हैं? स्वपोषी। ऐसे प्रोटिस्ट जो स्वपोषी होते हैं, ठीक। दूसरे हम इसमें पढ़ते हैं विषमपोषी, ठीक है। तो विषमपोषी में भी हम इसको यहाँ पे हम विषमपोषी जो होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उनको हम यहाँ पे एक स्पेशल नाम देते हैं प्रोटोजोन्स। जैसे हाँ, आपने प्रोटोजोआ पढ़ा था। प्रोटोजोआ आज तक आप एक अलग फाइलम पढ़ते थे, अब प्रोटोजोन्स को यहाँ रखा गया है। प्रोटोजोन मतलब प्रोटोजोआ, ठीक है। तीसरी कैटेगरी में हम रखते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स जो जिनका भोजन क्या होता है? मृत चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो स्वपोषी आपके प्रकाश संश्लेषी उनका अध्ययन करेंगे, फिर विषमपोषी का और फिर मृतोपजीवी का। इन 3 हेडिंग में हमको इसे पढ़ना है। तो सबसे पहले स्वपोषी प्रोटिस्टा आपको बताऊंगी कौन कौन से इसमें होते हैं, और इनके जो डायग्राम है वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। इनके डायग्राम आपको मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहला बांटा गया है क्राइसोफाइटा, ठीक है। क्राइसोफाइट्स। ये क्राइसोफाइट्स को पहले हम शैवाल में रखते थे। शैवाल क्या होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, उनको हम शैवाल कह देते हैं, ठीक है। जैसे पीछे मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया बताया था, उसको भी हम शैवाल कह रहे थे, हरी नीली शैवाल। तो शैवाल का मतलब जहाँ पर भी आता है, शैवाल का मतलब ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो क्राइसोफाइटा को हम कहते हैं सुनहरे शैवाल, ठीक है। और शैवाल आप जानते हो सारे पानी में होते हैं। आपने पानी में ग्रीन काई, जिसको आप काई बोल देते हो, ठीक है, वो शैवाल है। तो क्राइसोफाइटा जो होते हैं गोल्डन कलर के होते हैं, सुनहरे शैवाल हम इसको कह देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है डाई एटम्स, ठीक है। जो ये डाई एटम्स होते हैं, ये जो है इनकी खासियत होती है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, आप जानते हो कि कोशिका झिल्ली के बाहर होती है। किसी में कोशिका भित्ति होती है, प्लांट में कोशिका भित्ति होती है, बैक्टीरिया में भी पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति होती है। मैंने आपको पीछे बताया था पेप्टिडोग्लाइकन, उसमें टिकोइक एसिड होता है। प्रोटिस्टा जो भी हैं इनमें से, क्योंकि ये अलग अलग जगह से आए हुए हैं, इनमें किसी में कोशिका भित्ति होगी, किसी में नहीं होगी। तो आपको ये याद रखना है, इसमें कोशिका भित्ति सिलिका की होती है। सिलिका का अर्थ होता है रेत के समान जो पदार्थ होते हैं उनको हम सिलिका कह देते हैं, ठीक है। तो सपोज ये आपका डाई एटम्स है, ये डाई एटम्स हैं सारे, और इनके बाहर ये सिलिका की कोशिका भित्ति है। इनके बाहर क्या है? ये सिलिका की कोशिका भित्ति है, ठीक है। अब जब ये डाई एटम्स अंदर जो है डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो सिलिका क्या है? सिलिका तो एक डेड पार्टिकल है, रेत जैसा जो है वो क्या है? डेड पार्टिकल है। तो केवल इनकी सिलिका बचती है इस प्रकार से, ठीक है।
सिलिका बचती है, ये समुद्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये सिलिका जब बची रहती है, इसको हम कहते हैं डायो एटोमियस अर्थ, यानी कि डाई एटम की मिट्टी। अर्थ का मतलब है मिट्टी से है, तो इसका नाम क्या होता है, डाई एटोमेसियस अर्थ। ठीक है। और ये जो डाई एटम्स की मिट्टी है, यानी इसका जो कोशिका भित्ति जो बची हुई है, ये बहुत काम आती है। हम इसका जो है ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, इंसुलेटिंग ब्रिक्स, ऐसी ईंटें जिन पे करंट पास नहीं होता है। ठीक है। तो हम इसमें जो है करंट रोधी, या उसको हम कहेंगे कुचालक ही कहेंगे हम, शायद उसे कुचालक ईंटें बनाते हैं जिनसे कि करंट पास नहीं होती हैं। ये अलग अलग जगह यूज़ की जाती हैं और हम इनका यूज़ करते हैं। अगर हम इस डाई एटोमस अर्थ को पाउडर बना दें, ठीक है, पाउडरी फॉर्म में बना दें, तो एक फ़िल्टर पेपर की तरह ये काम करेगी। और इसमें से हम, ठीक है, डाई एटोमस अर्थ का अगर हम इसका बुरादा बना दें, तो ये बुरादा जो होता है ये ऑयल को छानने के काम आता है। ठीक है। जो हमें जो कच्चा ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है, तो ऑयल को ये फ़िल्टर करने के काम आता है। ठीक है। जो हमें तेल मिलता है धरती के अंदर से, उसको छानने के ये काम आता है। तो ये डाई एटोमियस अर्थ जो है बहुत काम की चीज़ होती है। ठीक। नेक्स्ट हमको इसमें पढ़ना है आपका पायरोफाइटा। ठीक है। पायरोफाइटा को हम कह देते हैं फायर एल्गी। क्या नाम कह देते हैं इसको, फायर एल्गी। ठीक है। फायर का मतलब आग, फायर एल्गी, ऐसी एल्गी जो आग छोड़ती है। तो क्यों कहते हैं, आगे हम इसको पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका है डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है। इसको डायनोफ्लैजिलेट क्यों कहते हैं, डायनो का मतलब होता है दो, फ्लैजिला मतलब, फ्लैजिला आपको मैंने बताया है एक तंतुनुमा संरचना, तो इसमें दो तंतु पाए जाते हैं। ठीक। इसकी संरचना की अगर, हाँ, इसकी सेल वॉल की हम पहले बात करते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका जो भित्ति होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की ये बनी होती है। और इसमें जो है इस प्रकार से ये सेलुलोज की जो भित्ति होती है, इस प्रकार से ये अरेंज होती हैं। इनके बीच में आप ये देख रहे हो, ये खांच बन गई, ग्रूव, एक लंबी और एक ट्रांसवर्स। तो ये लंबी खांच में एक फ्लैजिला तो यहाँ से निकला होता है, एक फ्लैजिला इसका यहाँ से निकलता है और इसके चारों तरफ घूम के फिर यहाँ आ जाता है, यानी ये इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है। ठीक है। तो दो फ्लैजिला होते हैं, इसीलिए इसको डायनोफ्लैजिलेट हम कह देते हैं। ठीक है। इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अब इसको हम फायर एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं ये रात को चमकते हैं। ठीक है। और रात को चमकना, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनस। आपने टीवी में ल्यूमिनस बैटरी का ऐड सुना होगा, तो ल्यूमिनस शब्द का मतलब होता है चमकना। क्योंकि ये एक एनिमल है तो इसको हम बायो कह देते हैं। बायो मतलब लिविंग एनिमल, बायोलॉजी आप पढ़ते हो तो बायो का मतलब लिविंग है, तो इसको हम कह देते हैं बायो ल्यूमिनेंस, ल्यूमिसेंस, SCENC, बायो ल्यूमिनिसेंस। ठीक है। ये रात को चमकता है। क्यों चमकता है, देखिए क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम कह देते हैं ल्यूसीफेरिन। क्या कह देते हैं, ल्यूसीफेरिन। और ये जो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होती है, ये दिन के समय क्या करती हैं, सन रेज में से, सूर्य के प्रकाश में से कुछ प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ वेव्स को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। दिन में क्या करती हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और रात को इमिट करते हैं। रात को क्या करती हैं, जो उन्होंने रात को दिन में जो प्रकाश एब्जॉर्ब किया था रेड कलर का, उसको रात को छोड़ती हैं, तो रात को ये प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। इमिट को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जित करना। ठीक है। तो रात को ये क्या करती हैं, इसे उत्सर्जित करती हैं, तो ये चमकती हुई दिखाई देती हैं। दूसरा, ये जो आपके
पायरोफाइटा है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें रेड पिगमेंट पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक सवाल है, मैंने आपको बताया था। इसमें रेड पिगमेंट यानी लाल वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। सवाल में भूरे वर्णक, लाल वर्णक, जब हम सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। इनमें रेड वर्णक पाए जाते हैं कि सवाल में इसको रखा गया था, लेकिन अब इसको कहाँ रख दिया है हमने, प्रोटिस्टा में रख दिया है, लेकिन इसमें रेड वर्णक तो पाया जाता है। तो जब भी ये इकट्ठे होते हैं, जितने भी डायनोफ्लैजिलेट हैं, ये जब इकट्ठे होते हैं तो वो समुद्र उस समय वहाँ पर बिल्कुल लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये रेड टाइड भी बनाते, ठीक है, रेड टाइड भी ये समुद्र में बनाते, ठीक। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें जो आपका तीसरा है, तीसरे को हम यहाँ पे कह देते हैं यूग्लिनॉइड, ठीक है। अब वैसे आप यूग्लिनॉइड को कहीं कहीं अलग भी रखा गया है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन बताया था, तो जैसे मैंने बोला फोटोसिंथेटिक, विषमपोषी और मृतोपजीवी, तो इनके बीच में आप यूग्लिनॉइड को अलग भी रख सकते हो, क्योंकि यूग्लिनॉइड में स्वपोषण भी होता है और विषम पोषण भी होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसको यहीं पे रखें, हम यहाँ पे जैसे प्रोटिस्टा को मैंने 3 में बोला, तो हम इसको यहाँ पे एक अलग भी रख सकते हैं। अगर कहीं आपको ऐसे दिखता है तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। यूग्लिनॉइड की अगर हम बात करें तो यूग्लिनॉइड में आपका आ जाता है यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना आप जानते हो, यूग्लिना में मिक्सोट्रॉप्स ये होता है, यानी मिश्रित पोषण इसमें होता है। क्या होता है इसमें? मिश्रित पोषण, यानी ये स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। ये अपना भोजन स्वयं भी बनाता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, अपना भोजन स्वयं भी बनाता है। और जब ये भोजन नहीं बनाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो ये पानी में होता है। तो पानी में ये जो है छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ये खा लेता है, ठीक है। तो इस विषमपोषी जो होता है उसमें हम इसको कह देते हैं होलोजॉइक। होलोजॉइक का मतलब होता है जो भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं, भोजन को मुख से ग्रहण करना, ठीक है। होता क्या है, जो यूग्लिना होता है वो इस तरीके का, आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हो, यहाँ पे 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ये इसको चलने में मदद करता है और ये भोजन को पकड़ने में। ये जैसे वर्ल चक्र की तरह घूमता है और भोजन यहाँ कैप्चर होके अंदर चला जाता है। तीसरी बात, इसमें जो सेल वॉल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सेल वॉल इसमें पैलिकल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पैलिकल की बनी सेल वॉल होती है, ये आपको याद रखना है। यानी इसमें सेल वॉल नहीं कहेंगे हम इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसको आप, ये मिस्टेक हो गई, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। इसके बाहर क्या होता है? प्रोटीन की बनी एक लेयर होती है जिसे हम पैलिकल कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटीन की बनी लेयर होती है, प्रोटीन की बनी परत होती है। इस परत को हम क्या कह देते हैं? पैलिकल हम इसको कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका स्वपोषी। नेक्स्ट आपका जो है हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स में मैंने आपको बताया था, सेकंड वाला हेट्रोट्रॉप्स, इसमें आपके कौन आ जाते हैं? प्रोटोजोन्स। हम इसको प्रोटोजोन्स भी कह सकते हैं, प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं। तो ये जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं इनको हम डिवाइड करते हैं इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है जिसके द्वारा ये गति करते हैं, ठीक है। तो इनका डिवीज़न हम किस आधार पे करते हैं? गमन के आधार, गमन मतलब चलना, ठीक है। इनमें पैर तो पाए नहीं जाते हैं, तो ये चलते कैसे हैं? तो इसमें जैसे इसमें बांटा गया है, सबसे पहले आपका है सार्कोडिना, ठीक है। अब क्योंकि ये एनिमल्स हैं तो इनमें सेल वॉल तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये एनिमल्स, प्रोटोजोआ को हम पहले जंतु जगत में पढ़ते थे, तो इनमें सेल वॉल नहीं होती है। सार्कोडिना में हम पढ़ते हैं अमीबॉइड, जो हमारे अमीबा जैसे, अमीबॉइड भी इनको हम कह देते हैं, अमीबॉइड प्रोटिस्टा। किसको पढ़ते हैं हम इसमें? अमीबॉइड प्रोटिस्टा को, ठीक है। ये अमीबा
ही इसमें आता है। और ये क्या बनाते हैं, इनमें गति किसके द्वारा होती है, कूटपाद के द्वारा। कूटपाद आपने पढ़ा है, इनमें गति होती है कूटपादों के द्वारा। कूटपादों के द्वारा क्या होते हैं कूटपाद। कूट मतलब कूटना नहीं, कूट मतलब नकली, पाद मतलब पैर, इसमें नकली पैर बनते हैं। जैसे ये आपका अमीबा है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये इस प्रकार से आउट ग्रोथ होगी, चलने के लिए आगे बढ़ेगा, फिर ये जो आउट ग्रोथ थी गायब हो जाएगी, इनको कूटपाद कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में स्यूडोपोडिया। स्यूडो जहाँ भी शब्द आएगा ये आप आज याद कर लीजिए, स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, ठीक है। ये उसमें टर्म है, टर्म्स आपको याद करनी है। तो इसके उदाहरण क्या है, अमीबा, एंटमीबा, ठीक है। ये सब आप बुक लोगे, बुक में आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट, अब हम सार्कोडिमा हमने पढ़ लिया है। अगला हम इसमें बांटते हैं सिलिएटा। सिलिएटा यानी जो सीलिया के द्वारा गति करते हैं। और इसका बहुत प्यारा उदाहरण आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम आपने देखा है, इस प्रकार से होता है, इसके बॉडी पे सीलिया होते हैं, ये सीलिया कहते हैं इनको, जो आउट ग्रोथ होती है सीलिया के द्वारा ये गति करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा होता है जू फ्लैजिलेटा। तो ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो गति होती है वो फ्लैजिला के द्वारा होती है, ठीक है। इसका उदाहरण आपका है ट्रिपेनोसोमा। ये सारे रोगजनक हैं, ट्रिपेनोसोमा, SOMA, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं। आपने मुझे अपने जो नोट्स भेजे थे, आप साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनके नीचे अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आप बायोलॉजी पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं उनको अंडरलाइन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 2 3, और जो चौथा होता है आपका स्पोरोजोन क्या होते हैं, इनमें गति नहीं होती है, इनमें गति के लिए कोई अंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें गति के लिए कोई संरचना कहेंगे हम, अंग नहीं कहेंगे, संरचना नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं एक कोशिकीयाँ हैं, एक कोशिका के तो ये बने हैं। तो फिर ये क्या है, ये एंडोपैरासाइट है, अंतः परजीवी है। क्या है ये, अंतः परजीवी होते हैं। और इसका उदाहरण आपका है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है। आप P कैपिटल लिख लीजिएगा, प्लाज्मोडियम अंडरलाइन, ठीक है। ये क्या है आपका, मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरिया का परजीवी। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये मच्छर के अंदर होता है, और आप पे को बाइट कर लिया, अगर आपके अंदर पहुंच गया तो मलेरिया कॉज कर देता है, ठीक। तीसरा जो है मैंने आपको बोला था मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में आप पढ़ोगे स्लाइम मोल्ड। ये स्लाइम मोल्ड पहले कवक में रखे गए थे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कवक है, शैवाल है, ये सब एक जैसे ही दिखते हैं। और अभी आप मॉस पढ़ोगे तो ग्रीन ग्रीन ही दिखते हैं सब। अगर आपको उनकी जानकारी नहीं तो आप इन्हें केवल पौधा ही कहोगे, प्लांट ही कहोगे, लेकिन ये सब पादप नहीं है। अब आप जैसे समझ रहे हो, इन्हें अलग अलग किंगडम में रखा गया है, ठीक है। तो स्लाइम मोड क्या होते हैं, बेसिकली ये मृतोपजीवी हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। ये एक कोशिकीय होते हैं। और मृतोपजीवी तो ये हैं, उसके अलावा ये सूक्ष्म जीवों को भी खाते हैं। माइक्रो, सूक्ष्म को बोलते हैं माइक्रो, जीव को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये सूक्ष्म जीवों को भी खाते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। तो स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, ये देखिए एक संरचना, ये स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। इसमें भी कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसके चारों ओर एक म्यूसिलेज की सीट होती है। म्यूसिलेज यानी जैसे आपने देखा होगा एक चिपचिपा सा पदार्थ जो हम कह देते हैं, उसको हम म्यूसिलेज कहते हैं। तो म्यूसिलेज सीट मतलब म्यूसिलेज का एक आवरण इसके बाहर होता है। सीट का मतलब होता है आवरण, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूँ तो म्यूसिलीन सीट, SHEATH, सीट मतलब आवरण। इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन म्यूसिलेज का इसमें आवरण है,
क्योंकि जैसे ये मोल्ड जो भी शब्द आता है, मोल्ड को हम पहले कवक में रखते थे और कवक में काइटिन की बनी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इसमें काइटिन नहीं था इसलिए इसको वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया है। दूसरा, इसमें ये एकोशिकीय है, लेकिन इसमें एक खासियत होती है कि अगर आप इसको पिक्चर में देखोगे, जैसे आप इसको कहीं पिक्चर में देखोगे तो ये आपको ऐसे सिंगल नहीं दिखाई देगा, ये ग्रुप बना लेते हैं इस प्रकार से। देखिए ये कलेक्ट होके कॉलोनी बना लेते हैं, और जब ये कॉलोनी बनाते हैं तो इन सब के बाहर क्या है, चारों तरफ म्यूसिलेज की सीट है। और क्योंकि कोशिका भित्ति है नहीं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो कोशिका झिल्ली है, ये डाइजेस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और ये इस प्रकार से एक बड़ी संरचना दिखाई देती है। और इसमें सबके केंद्रक होंगे, जैसे 1 2 3, क्योंकि जो भी सेल होगी, जो भी कोशिका होगी, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें केंद्रक जरूर होगा। तो ये सारे आपको इसके अंदर केंद्रक दिखाई देंगे। तो आपको ये ऐसा लग रहा है कि एक सेल है और उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे स्लाइम मोल्ड थे, उनकी जो कोशिका झिल्ली है वो नष्ट हो गई और एक शीट के अंदर ये आ गए हैं, ये ग्रुप बना लेते हैं। ये इनकी खासियत है, यानी ये अपने को दूसरे ही रूप में दिखाते हैं जैसे ये होते नहीं हैं। तो आप सोचिए कि इनको ढूंढने में, इनकी क्लासिफिकेशन को करने में, इनको समझने में कितना प्रयास किया गया होगा। और एक बात और मैं आपको कहती हूँ, इसका नाम भी प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। ये जो ऐसी संरचना बन जाती है ना, कैसी संरचना है, बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय यानी बहुत सारे केंद्रक हैं एक सेल में, एक कोशिका में। तो ये एक कोशिका नहीं कहेंगे हम इसको, अब एक कोशिका थी, एक कोशिका ये थी, लेकिन इनकी सेल वॉल नष्ट हो गई, तो ये बहुकेंद्रकीय हो गए एक शीट के अंदर, और इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। अभी मैंने आपको पीछे प्लाज्मोडियम बताया था, कहाँ बताया था, जो एंडोपैरासाइट्स आपको बताए थे, ये वाला प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम है। इस प्लाज्मोडियम और उस प्लाज्मोडियम में क्या अंतर है, इसको आप अंडरलाइन करोगे क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, इससे हमें अंतर महसूस होगा। और जो ये वाला है इसको आप सिंपली ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, जब स्लाइम मोड, बहुत सारे स्लाइम मोड आपस में एक कम्युनिटी बनाते हैं, झुंड बनाते हैं, और उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो नष्ट हो जाती है, और उनकी जो बाहर की कवरिंग होती है म्यूसिलेज शीथ, उसके अंदर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये बहुकेंद्रकीय दिखाई देता है, ठीक है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये फ्रूटिंग बॉडी भी बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी यानी इस प्रकार की संरचना बना लेंगे, देखिए इस प्रकार से, यही आपस में मिल के, और इनमें स्पोर बनते हैं। स्पोर यानी बीज, जो नीचे निम्न श्रेणी के जो भी पादप आप पढ़ोगे उसमें बीज नहीं बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं। और ये स्पोर जब गिरते हैं ना धरती पे या किसी भी मरी हुई चीज़ पे, तो वहाँ पे ये फिर नया स्लाइम मोड बनाएंगे, ठीक है। और इसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रूट, आप फ्रूट जानते हो, फ्रूट मतलब फल, फल के अंदर बीज होता है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या है, इसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, ठीक। तो ये स्लाइम मोल्ड था। इसी के साथ आपका किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म हो गया है। अब कल मैं आपको किंगडम फंजाई या कवक बताऊंगी, उसके बाद प्लांटी और उसके बाद एनिमल्स। थैंक यू।